मूवी की शुरुआत हमारी इस कहानी के हीरोइन सूजी के साथ होती है। उसकी मदर इन लॉ उसे स्लैप मार के कह रही होती है कि उसकी और उसके बेटे की शादी 3 साल से हो चुकी है और वो अभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई। इसलिए वो इसकी रिपोर्ट इसके मुंह पे फेंक कर इसे घर से बाहर जाने के लिए बोलकर चली जाती है। फिर सूजी का हस्बैंड सेचन उसे कहने लगता है कि मैंने डिवोर्स एग्रीमेंट तैयार कर लिया हूँ, तुम इस पे साइन कर दो और जाओ यहाँ से। तो सूजी से कहती है कि तुम तो जानते हो ना कि मैं इसलिए प्रेग्नेंट नहीं हो रही हूँ क्योंकि तुमने 3 साल से मुझे कभी टच नहीं किया, तो आखिर तुम मुझे ऐसे कैसे डिवोर्स दे सकते हो। तो सीचन इसे कहता है कि तुम कैसे भूल सकती हो, तुमने जी को ढकेला था जिसकी वजह से उसके पैर की ये हालत हो गई और तुमने ये सब बस मुझसे शादी करने के लिए किया था ना, तो मैं अब तुमसे डिवोर्स लेना चाहता हूँ। तो सूजी इसे कहती है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि ये सच नहीं है, पर तुम्हें तो मुझ पर कोई ट्रस्ट नहीं। ठीक है, हम डिवोर्स ले लेते हैं, लेकिन जो मैंने 3 सालों तक तुम्हारी इतनी केयर करी हूँ और एक वाइफ की अच्छी ड्यूटी निभाई हूँ, उसके बदले में मुझे तो कुछ मिलना चाहिए ना। कम से कम एक बार तुम्हें तो मुझे सर्व करना ही चाहिए, क्योंकि एक नैनी को भी इतना काम करने पर अपना रिवॉर्ड मिलता है और मैं तो तुम्हारी वाइफ हूँ। ऐसा बोलकर वो सीचन की एकदम ही क्लोज आ जाती है। तो वो इसे कहता है कि तुमने खुद ही मुझे प्रवोक करी हो, और फिर दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब सीचन की नींद खुलती है तो वो देखता है कि सूजी यहाँ पर है ही नहीं और उसने उसके लिए पैसे छोड़कर गई है कल रात नाइट स्पेंड करने के लिए। अब ये देखकर सीचन को बहुत ही गुस्सा आता है कि उसने मेरी बेइज्जती करके गई है। तभी मेड यहाँ पर आकर सीचन को बताती है कि मिस सुबह सुबह यहाँ से निकल गई और उन्होंने कहा कि वो वापस यहाँ पर कभी नहीं आएंगी। तो सीचन खुद ही से कहता है कि वो मेरी बेइज्जती करके ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि कुछ महीने बीत जाते हैं और यहाँ पर सूजी की डिलीवरी हो रही होती है और उसके 4 बच्चे होते हैं और डॉक्टर उसे बताता है कि उसके 2 बच्चे पैदा होते ही मर गए। ये सुनकर सूजी को बहुत ही बुरा लगता है और डॉक्टर उसे बच्चे देखने भी नहीं देता और यहाँ से भेज देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक बंदा सूजी के दोनों बच्चों को सीचन के घर के बाहर रख देता है और अपने बॉस को कॉल करके बता देता है कि उसका काम हो गया और फिर वो जल्दी से डोरबेल बजा के यहाँ से भाग जाता है। सीचन जैसे बाहर निकलता है तो वो अपनी नैनी को कहकर दोनों बच्चों को घर में लेने का कहता है और उन दोनों बच्चों के साथ नोट भी था। ये पढ़कर सीचन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो सोचता है कि वो मुझे 10 महीने पहले छोड़कर चली गई और अब उसने अपने बच्चों को भी छोड़ दी, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर हम देखते हैं कि 6 साल बीत जाते हैं और सूजी अपने 2 बच्चों के साथ अब्रॉड से वापस आई होती है और वो एयरपोर्ट पे लैंड करते ही अपनी कंपनी को इस बारे में कॉल करके बता देती है और फिर अपने दोनों बच्चों से कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है तो तुम लोग मेरे साथ चलोगे। तो सूजी का बेटा कहता है कि मॉम आप हमेशा डरती हो कि हमें कोई पकड़ के लेके चला जाएगा, लेकिन मैं इस बार लेडीज वॉशरूम में नहीं जाऊंगा। तो सूजी कहती है कि ठीक है, फिर तुम शाओ का अच्छे से ख्याल रखना और बाहर ही मेरा वेट करना, ठीक है, मैं 5 मिनट में वापस आती हूँ। फिर इसके बाद सूजी जैसी वॉशरूम से बाहर निकलती है तभी वो दोनों बच्चों को देख कर कहती है कि मैंने तुम लोग से बोली थी ना कि बाहर मेरा वेट करो, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये बच्चे कहते हैं कि आंटी क्या आप हम लोग के साथ गेम खेल रही हो। तो सूजी कहती है कि तुम लोग बार बार ऐसे भूलने वाली एक्टिंग करना बंद करा करो और चलो जल्दी से, आज मैं तुम लोग को अपनी फ्रेंड से मिलवाती हूँ। तभी ये दोनों बच्चे सूजी के मोबाइल में यंग और शॉ की फोटो देखकर समझ जाते हैं कि ये दोनों तो सेम हम लोग की तरह दिख रहे हैं, यानी कि ये हमारी मॉम है। और फिर सूजी जल्दी से दोनों बच्चों को यहाँ से लेकर चली जाती है और तभी बाहर यंग और शॉ बैठकर ये देख लेते हैं और शॉक हो जाते हैं और यंग कहता है कि मॉम हमें छोड़कर किसी और बच्चों को अपने साथ लेके चली गई और वो दोनों बच्चे तो सेम हमारी तरह दिख रहे थे। और फिर ये दोनों बात करने लगते हैं कि जरूर वो हमारे भाई और बहन होंगे। शॉ कहती है कि लेकिन मॉम ने तो कहा था कि हमारे भाई बहन तो बचपन में ही मर गए। तो यंग कहता है कि जरूर मॉम को किसी ने झूठ बोला होगा और हमारे भाई बहन को यहाँ से लेकर चले गए होंगे और इस बारे में मॉम को भी नहीं पता होगा, तो चलो अब हमें कुछ करना होगा। फिर ये दोनों जैसे यहाँ से जाने लगते हैं तभी गार्ड से दोनों बच्चों को आके पकड़ लेते हैं और असिस्टेंट इन दोनों को जल्दी से सीचन के पास लाता है और बताता है कि बच्चे मिल गए। फिर सीचन दोनों को चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम लोग घर छोड़ के ऐसे कैसे भाग सकते हो। फिर ये दोनों समझ जाते हैं कि यही इन लोग का डैडी है और शाओ कहती है कि हमारा डैडी तो बहुत ही हैंडसम है। तो यंग कहता है कि तुम इनकी इतनी तारीफ मत करो, अगर ये सच में हमारे डैडी है ये जरूर बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे, तभी तो इन्होंने हमारी मॉम को छोड़ दिया और हमें भी। फिर असिस्टेंट दोनों बच्चों को समझाने लगता है कि तुम लोगों ने अपने डैडी को गलत समझ लिए हो, तुम्हारे डैडी मिस जी से शादी नहीं करने वाले हैं। तो ये दोनों सीजन से कहते हैं कि डैडी आखिर आप मम्मी को छोड़ के किसी और से शादी करने का सोच भी कैसे सकते हो। तभी शाह को बोलते देखकर सीचन शॉक हो जाता है और उसे पूछता है कि तुम बोलने लग गई और तुमने इस बारे में डैडी को बताया नहीं। तो शाह और यांग दोनों ही समझ जाते हैं कि यानी इसकी सबसे छोटी वाली बहन बोल नहीं सकती है और ये दोनों डर जाते हैं कि कहीं हमारा सीक्रेट रिवील ना हो जाए। सीचन कहने लगता है कि 2 साल पहले तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और तब से मैं डर गया था कि तुम कभी बोल नहीं पाओगी और अब मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम बोल पा रही हो।
तभी शाओ जल्दी से अपना मुंह बंद करके यांग के पीछे छुपने लगती है। ऑस्टिन कहता है कि बॉस शायद अभी वो पूरी तरीके से नहीं बोल पा रही है। दूसरी तरफ हम सूजी को देखते हैं जो कि दोनों बच्चों को लेकर अपनी फ्रेंड जिया से मिलने एक रेस्टोरेंट पहुंचती है। और जिया तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि अब तुम वापस आ गई और मेरी बैंकरप्ट कंपनी अब वापस से लाइन पे आएगी। और फिर वो सूजी की तारीफ करने लगती है कि तुम तो कितनी ज़्यादा मिस्टीरियस हो, तुम जैसी फेमस ज्वेलरी डिज़ाइनर को सब अपनी कंपनी में हायर करना चाहते हैं और तुम ज्वेलरी डिज़ाइनर होने के साथ साथ एक फेमस डॉक्टर भी हो और इस बात का तो कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। और फिर जिया दोनों बच्चों की भी तारीफ करने लगती है कि वो दोनों भी बहुत ही टैलेंटेड है। यांग एक हैकर है और शाओ भी कुछ कम नहीं। तभी शाओ को इतना चुप देखकर सूजी से पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। तो शाओ जल्दी से कहता है कि मॉम इसे शायद भूख लगी होगी इसलिए कुछ बोल नहीं रही है। फिर शाओ सी फूड ऑर्डर करके लिन को खिलाने जा रही होती है पर लिन नहीं खाती। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीचन भी शाओ और यांग के साथ इसी रेस्टोरेंट में ही डिनर कर रहा होता है और यहाँ पर शाओ सी फूड खाने जा रही होती है। तो जल्दी से सीचन उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें तो सी फूड से एलर्जी है, तुम उसे खाने का कैसे सोच सकती हो। मैं जानता हूँ कि तुम डैडी से गुस्सा हो लेकिन ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। और वो सी फूड को दूर कर देता है। शाओ सोचती है कि ये तो मेरा फेवरेट है और डैडी मुझे दे ही नहीं रहे। तभी इतने में सीचन को जी का कॉल आता है और वो उसे कहती है कि क्या तुम्हें बच्चे मिल गए, क्या मैं उन्हें ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूं। तो सीचन उसे कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, वो मेरे बच्चे हैं तो मैं उन्हें खुद हैंडल कर सकता हूं। और हाँ, दोबारा मुझे मेरी पर्सनल चीज़ों के लिए मुझे कॉल मत करना। ये बोलकर सीचन कॉल कट कर देता है और अपने बच्चों से कहता है कि देखा मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ। तो यांग कहता है कि डैड आपको मॉम को छोड़कर किसी और लेडी से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए और अगर आप सच में उनसे शादी नहीं करना चाहते हैं तो आपको तो उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए। और वैसे अगर आप किसी और से शादी करना चाहते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे हम मम्मी के पास चले जाएंगे। तो सीचन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने तुम लोगों से कितनी बार कहा हूँ कि मेरे सामने मॉम का नाम मत लिया करो और मैंने तुम लोग को बताया था ना कि तुम्हारी मॉम जिंदा नहीं है। फिर यांग और शाओ वॉशरूम का बहाना करके यहाँ से बाहर आ जाते हैं और तभी इन दोनों को सामने लिन और जाओ नजर आ जाते हैं और चारों बच्चे एक दूसरे को देखकर बहुत ही शॉक हो जाते हैं और फिर चारों ही साथ में बैठकर बातें करते हैं कि हम सभी सिबलिंग्स हैं और ये लोग सोचते हैं कि इन लोग को मम्मी और डैडी दोनों ही चाहिए। तो ये सभी एक दूसरे की जगह बदलेंगे और मॉम और डैड को मिलाने में हेल्प करेंगे ताकि इन लोग की फैमिली एक हो सके। और इन चारों में सबसे बड़ा यांग होता है और वो इन लोग से कहता है कि हम लोग को मॉम और डैड को एक दूसरे के बारे में पता नहीं लगने देना है, नहीं तो मॉम और डैड एक दूसरे से हमारी कस्टडी के लिए फाइट करेंगे और ऐसे वो दोनों एक होने के बजाय और अलग हो जाएंगे। और फिर प्लानिंग करने के बाद ये दोनों मॉम और डैड से मिलने के लिए बाहर आ जाते हैं और सूजी दोनों बच्चों को ढूंढते हुए बाहर आती है। तो वो जाओ और लिन से कहती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी इतने में सूजी सामने सीचन को देख लेती है और जल्दी से अपने बच्चों को लेकर यहाँ से भाग जाती है और सीचन उसे देख भी नहीं पाता। फिर सूजी जल्दी से अपने बच्चों को कार में बैठाती है और अपनी फ्रेंड जिया से कहती है कि अभी मुझे सीचन दिख गया था और अगर वो मेरे दोनों बच्चों को देख लेता ना तो उन्हें पहचान लेता क्योंकि ये दोनों सेम उसी की तरह दिखते हैं और फिर वो मुझसे इन लोग की कस्टडी ले लेता। जिया इसे बताती है कि सीचन और जी अब कपल बन चुके हैं और मैंने सुनी हूँ कि सीचन के 2 बच्चे भी हैं। ये सुन के सूजी को अच्छा नहीं लगता कि अच्छा उसके बच्चे भी हैं। दूसरी तरफ यांग शाओ और यांग को लेकर घर पहुंचता है और सीचन की मम्मी दोनों को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि अच्छा हुआ तुम लोग घर आ गए, ग्रैंडमा तुम लोग के लिए कितनी ज्यादा परेशान थी। सीचन यहाँ पर जी को चिल्लाने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुमने मेरी मॉम को भी यहाँ पर ले आई। तो सीचन की मॉम उसे चिल्लाती है कि तुम जी को कुछ मत कहो और वैसे भी कब तक तुम दोनों बच्चों को अकेले संभालोगे। देखो मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से जी से शादी कर लो। तभी यांग और शाओ कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, डैड किसी से शादी नहीं करेंगे। तो जी बहुत ही गुस्सा हो जाती है और इसे देखकर यांग सोचता है कि लगता है यही वो खराब लेडी है जो हमारे डैड के पीछे पड़ी हुई है और इनकी वजह से मेरी मॉम को इतना झेलना पड़ा है। तभी जी कहती है कि मॉम कोई बात नहीं, अगर अभी बच्चे नहीं चाहते हैं तो सीचन और मैं कभी और शादी कर लेंगे, मैं दोनों बच्चों के लिए और वेट कर सकती हूँ। फिर सीचन की मॉम उसे कहने लग जाती है कि आज रात तुम पार्टी में जाने वाले हो ना तो अपने साथ जी को लेकर जाना, वहाँ पर वो मिस्टीरियस डॉक्टर भी आने वाली है जो कि अब्रॉड से वापस आ गई है और मैंने सुनी है कि वो बहुत ही अच्छी डॉक्टर है, तो जरूर जी का पैर ठीक हो जाएगा। पर सीचन मान नहीं रहा होता है जी को ले जाने के लिए। तो सीचन की मॉम कहती है कि तुम भूलो मत कि उस सूजी की वजह से ही आज इसकी पैर की ये हालत हुई है क्योंकि उसने इसे ढकेल दी थी, तो अब ये हमारी फैमिली की जिम्मेदारी है कि हम जी का पैर ठीक करें। तो सीचन कहता है कि ठीक है, मैं जी को अपने साथ पार्टी में लेकर चला जाऊंगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूजी पार्टी में गई होती है और तभी यहाँ पर सीचन भी जी के साथ पहुंच जाता है
और जी सूजी को देखते के साथ ही पहचान जाती है और सोचती है कि ये यहाँ पर फिर आ गई, लेकिन मैं सीचन को इससे मुझसे छीनने नहीं दूंगी। फिर जी सूजी को आवाज देते हुए उसके पास जाती है बात करने के लिए, और सीचन भी सूजी को देखकर सोचता है कि वो आखिर उसे मिल ही गई। जी से कहती है कि सिस्टर तुम अब्रॉड से वापस आ गई और मॉम डैड से मिली भी नहीं। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जिस दिन सूजी और सीचन की शादी थी। तभी यहाँ पर जी सूजी को चिल्ला रही होती है और उसे ये शादी तोड़ने के लिए कहती है, और उससे कहती है कि तुम विलेज से उठकर पता नहीं कहां से आ गई, नहीं तो मेरी शादी सीचन के साथ होती, आखिर तुम्हारी कैसे हो सकती है। तो सूजी कहती है कि हमारी शादी ग्रैंडपा ने डिसाइड करे तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तभी सीचन को यहाँ पर आता देखकर जी जानबूझ के खुद ही गिर जाती है और सभी को लगता है कि सूजी ने उसे ढकेल दी, और ये देखकर सीचन को भी बहुत ही गुस्सा आता है। अब तभी फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और सूजी जी से कहती है कि मेरे साथ एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर सभी लोग सूजी की ही बुराई कर रहे होते हैं। तभी सीचन सभी को चिल्लाता है और उन्हें अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है। ये देखकर जी को बहुत ही गुस्सा आता है कि आखिर सीचन सूजी की इतनी साइड क्यों ले रहा है, और फिर ये जानबूझ के सभी को इस बारे में बताने लगती है कि आप लोग मेरी बहन को गलत समझ रहे हो। सूजी ने तो अब्रॉड में जाके शादी कर ली है और अब इसके 2 बच्चे भी हैं। तो सूजी सोचती है कि आखिर इसे मेरे बच्चों के बारे में कैसे पता चल गया। ये सुनकर तो सीचन शॉक होता है और सूजी से इस बारे में पूछता है, और अपने मन में सोचता है कि अभी बस कुछ ही महीने तो हुए थे और इतनी जल्दी इसने किसी और आदमी के साथ बच्चे कर ली। तो सूजी से चिल्लाकर कहती है कि अब हम दोनों का डिवोर्स हो चुका है, तो तुम्हें मेरी लाइफ के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। तभी इतने में यहाँ पर यंग और शाव आ जाते हैं और इन लोगों से कहते हैं कि हमारी मॉम को बुली मत करो। तभी सूजी जल्दी से इन दोनों को छुपा लेती है और सोचती है कि मैं सीचन को इन दोनों को देखने नहीं दे सकती हूँ। पर सीचन को तो शक हो जाता है और सोचता है कि ये तो उसके बच्चे की आवाज़ है। पर जल्दी से यांग और शाओ मास्क पहन लेते हैं जिससे सीचन इन लोगों को पहचान ही नहीं पाता, और फिर सूजी जल्दी से दोनों को लेकर बाहर आ जाती है। अभी इतने में सीचन को कॉल आती है और इसे पता लगता है कि इसके दोनों बच्चे घर से गायब हो गए हैं। वो जल्दी से गार्ड्स को सूजी का पीछा करके रोकने बोलता है और सूजी से आकर कहता है कि मुझे पता है कि ये मेरे बच्चे हैं और तुम इन्हें पकड़ के लेके जा रही हो। पर तभी इतने में फिर सीचन को कॉल आ जाती है और उसे पता लगता है कि बच्चे मिल गए। फिर सूजी कहती है कि अब तुम्हारे बच्चे मिल गए ना, तो मेरे बच्चों को यहाँ से जाने दो, तुम्हारी वजह से ये लोग कितने ज्यादा डर चुके हैं। सीचन को बहुत ही बुरा लगता है और वो सोचता है कि उसने उसके बच्चों को छोड़ दी और अपने दूसरे बच्चों से इतना प्यार कर रही है, और फिर वो इसी गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हें दोबारा कभी देखना नहीं चाहता। ऐसा बोलकर वो चला जाता है और फिर सीचन जल्दी से घर पहुंचता है और यंग और शाओ से कहता है कि तुम लोग कहाँ पर चले गए थे। तो दोनों एक्टिंग करते हुए कहते हैं कि हम लोग तो यहीं पर ही थे। फिर सीचन जैसे रूम से बाहर जाता है तो जाओ और लिन बाहर निकलते हैं और ये चारों मिलके सोचते हैं कि हमारी फैमिली को तो एक करने में बहुत ही मुश्किलें आ रही हैं। और यंग जाओ और लिन को समझाता है कि तुम लोग जल्दी से मम्मी के पास जाओ, नहीं तो वो फिक्र करेंगी। और फिर जाओ और लिन जल्दी से सूजी के पास पहुंच जाते हैं और वो इन लोग को देखकर पूछती है कि तुम लोग कहाँ पर गए थे। तो ये दोनों जल्दी से बहाना बना लेते हैं और फिर सूजी लिन से कहती है कि चलो जल्दी मुझे बताओ कि तुम दोनों आज होटल में कैसे आए थे। पर लिन तो बोल नहीं सकती है, तो जल्दी से जाओ बहाना बनाता है कि मॉम इसकी थ्रोट आज सही नहीं है तो ये कुछ बोल नहीं पा रही। तो सूजी दोनों की फिक्र करने लगती है और फिर वो दोनों को ही एक एक ब्रेसलेट पहनाती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सूजी अपने ऑफिस में आती है तो देखती है कि सीचन पहले से ही उसका वेट कर रहा होता है और वो सूजी से पूछता है कि तुम्हारी बॉस कहाँ पर है, मुझे तुम्हारी बॉस के साथ बिजनेस डील करना है। तो सूजी खुश होती है कि अच्छा है कि इसे पता नहीं चला कि मैं ही यहाँ की बॉस हूँ, और फिर वो जल्दी से असिस्टेंट बनने की एक्टिंग करते हुए सीचन की बिजनेस डील रिजेक्ट कर रही होती है और कहती है कि मेरी बॉस आपकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। और ये सब सुनाकर सूजी यहाँ से चली जाती है। तभी सीचन को हॉस्पिटल से कॉल आती है कि उसके ग्रैंडपा की तबीयत खराब हो गई है, तो वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचता है और यहाँ पर ग्रैंडपा सीचन को चिल्लाते हैं कि उसे सूजी को मना के वापस लाना चाहिए। तो सीचन बाहर आकर अपने असिस्टेंट से कहता है कि आखिर मेरी क्या गलती, वो खुद मुझे और मेरे बच्चों को छोड़कर चली गई और अब ग्रैंडपा कह रहे हैं कि मैं खुद जाऊँ उसे मनाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ हॉस्पिटल में सूजी भी कोई काम से आई होती है और तभी लिन जाओ को बताती है कि उसका ब्रेसलेट गुम हो गया। फिर ये दोनों मिलकर ब्रेसलेट ढूंढते हैं। तभी यहाँ पर सीचन इन दोनों को देख लेता है और पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या फिर से तुम लोग घर से भाग रहे थे। तो लिन जल्दी से पेपर पे लिख के सीचन को दिखाती है कि डैडी मुझे ग्रैंडपा से मिलने आना था और भाई मुझे लेकर आया है। तो सीचन कहता है कि हाँ तुम लोग बाहर खेलने के लिए आ सकते हो, लेकिन अपने साथ बॉडीगार्ड लाना होगा। और फिर सीचन इन दोनों को अपने साथ घर ले जाने लगता है और जाओ जल्दी से यांग को मैसेज करके बता देता है कि डैड इन दोनों को घर लेकर आ रहे हैं। दूसरी तरफ यांग और शाओ जो कि सीचन के घर पे होते हैं और इन लोगों को जबरदस्ती पेंटिंग करना पड़ रहा होता है क्योंकि जाओ और लिन को रोज पेंटिंग की क्लास लेनी पड़ती है। पर ये दोनों तो हैकर बच्चे होते हैं और ये दोनों कंप्यूटर मिस कर रहे होते हैं।
तभी इतने में यांग जाओ का मैसेज देखता है और शाओ को बताता है कि वो दोनों पकड़े गए और अभी डैडी उन दोनों को यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, तो हमें जल्दी से छुपना होगा। फिर ये दोनों मेड से बचते हुए घर से बाहर आ जाते हैं और तभी सी चेन जाओ और लिन को लेकर घर पहुंचता है और फिर यांग और शाओ ये सब छुप कर देखते हैं और दोनों डिसाइड करते हैं कि अब हमें मम्मी के पास जाना चाहिए, नहीं तो वो फिक्र करेंगी। और फिर ये दोनों जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचते हैं और सूजी इन दोनों को चिल्लाती है कि तुम लोग कहाँ पर चले गए थे। और फिर सूजी इन दोनों को प्यार करती है और अपने घर लेके जाती है। दूसरी तरफ लिन को काफी ज्यादा बुखार हो जाता है और वो सीचन से कहती है कि डैडी मुझे मम्मी चाहिए। तो ये सुन के तो सीचन और जाओ शॉक हो जाते हैं और जाओ सोचता है कि मैं डैडी को पता नहीं लगने दे सकता कि हम दोनों मम्मी से मिल चुके हैं। फिर सीचन की मेड आंटी उसे कहने लगती है कि देखो अब तुम बच्ची को चिल्लाना मत, वो बस अभी बुखार में है इसलिए उसकी मम्मी का नाम ले रही है। तभी सीचन लिन के हाथ में ब्रेसलेट देख लेता है और पूछता है कि आखिर ये क्या है। और फिर सीचन जाओ के भी हाथ में देखकर पूछता है कि तुम्हारे पास भी है। तो जाओ जल्दी से बहाना बनाता है कि डैड मैंने ये सिस्टर के लिए गिफ्ट खरीदा था। अब तभी यहाँ पर सीचन की मॉम और जी दोनों आए होते हैं और सीचन की मॉम लिन की फिक्र कर रही होती है कि आखिर उसे इतना बुखार कैसे हो गया। और फिर जी भी लिन की केयर करने की एक्टिंग करती है और लिन अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है। और जाओ कहता है कि आंटी आपको पता है ना कि मेरी सिस्टर को इतनी ज्यादा परफ्यूम की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर सीचन की मॉम उससे बात करने के लिए बाहर लेकर जाती है और उसे कहती है कि मैंने सुनी कि सूजी वापस आ गई है। तो सीचन कहता है कि अच्छा तो आप सूजी की वजह से यहाँ मुझसे मिलने आई है। तो सीचन की मॉम कहती है कि मुझे सब पता है, तुम उससे मिलने के लिए कंपनी भी गए थे। देखो तुम दोनों का डिवोर्स हो चुका है और अब तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए और कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सोच रहे हो कि तुम उस सूजी से वापस शादी करोगे। तो सीचन कहता है कि मॉम आखिर आप ये क्या सोच रही हो, मैं बस उसकी कंपनी में प्रोजेक्ट की डील के लिए गया था और कुछ भी नहीं। तो सीचन की मॉम कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोच रहे हो, देखो चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें वापस से उस सूजी से शादी करने नहीं दूंगी। आखिर तुम भूल कैसे सकते हो कि वो कैसी लड़की थी, उसने जी को ढकेल दी थी और उसके पैर की ये हालत कर दी थी और अपने दोनों बच्चों को भी छोड़कर चली गई थी। इस जैसी लड़की को तो मैं वापस अपने घर में लूँ ही ना। और देखो जी कितनी अच्छी है और बहुत ही बेचारी लड़की है, उसने अब तक तुम्हें सपोर्ट करी है, तो अब मुझे लगता है कि तुम्हें उसे अपनी वाइफ बनाना चाहिए। तो सीचन कहता है कि मॉम आपको मेरी और जी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास खुद का प्लान है। तो सीचन की मॉम कहती है कि नहीं, तुम अपनी और जी की शादी को ऐसे और ड्रैग नहीं कर सकते हो, तुम्हें अभी इसी वक्त ही अपनी और जी की वेडिंग डेट फिक्स करना होगा और अगर तुम नहीं करोगे तो मैं खुद ही जी के घर जाऊंगी और तुम दोनों की एंगेजमेंट तय करके आऊंगी। तो सीचन कहता है कि मॉम आपको मेरी शादी के लिए इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, मैं किससे शादी करूंगा ये मैं डिसाइड करूंगा, आप नहीं। ऐसा बोलकर वो जैसे रूम से बाहर निकलता है तो सामने जी खड़ी होती है। जी को बहुत ही गुस्सा आता है कि सब सूजी की वजह से हो रहा है, वो वापस क्यों आ गई और उसने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दी, देखो अब मैं उसके साथ क्या करती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूजी अपने ऑफिस में होती है और तभी इसे स्टाफ की कॉल आती है, वो इसे बताता है कि आपसे कोई मिलने आया है। तो सूजी सोचती है कि कहीं सीचन यहाँ वापस तो नहीं आ गया मुझे परेशान करने के लिए। फिर ये जैसी बाहर निकलती है तो देखती है कि यहाँ पर उसकी मॉम से मिलने आई होती है और वो सूजी को देखते ही उसे एक स्लैप लगा देती है और वो सूजी से कहती है कि तुम अब्रॉड से वापस भी आ गई और घर आने नहीं हुआ। तो सूजी कहती है कि आप भूल कैसे सकती हो कि आपने खुद ही मुझे अपने घर से निकाला था और जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तो आपने मुझे सपोर्ट नहीं किया, तो अभी आप यहाँ पर क्यों आई हो, आपको तो मुझसे ज्यादा जी आपकी बेटी लगती है, मैं नहीं। तो सूजी की मॉम कहती है कि मैंने जी को 10 साल से ज्यादा पाली हूँ और वो ही मेरी बहुत ही अच्छी बेटी है, वो सगी बेटी नहीं है तो क्या हुआ, तुमसे तो ज्यादा अच्छी है। तो सूजी कहती है कि वो इतनी अच्छी है तो आपको उसके पास जाना चाहिए, आप यहाँ पर क्या कर रही हो। तो सूजी की मॉम कहती है कि देखो मुझे सब अच्छे से पता है, तुम यहाँ कंपनी का बहाना करके सीचन को वापस से अपने कब्जे में लेना चाहती हो, है ना। तो सूजी कहती है कि अच्छा अब मुझे समझ आ रहा है कि जी मुझे कितना ज्यादा डरती है, लेकिन आप लोगों को डरना बिल्कुल नहीं चाहिए क्योंकि मैं बस यहाँ पर सीचन से कंपनी की बिजनेस डील करने आई थी और आप मेरी मॉम हो कि एक आउटसाइडर की हेल्प कर रही हो। तो सूजी की मॉम कहती है कि अच्छा तो तुम मेरी बात नहीं सुनोगी, तो देखो फिर मैं क्या करती हूँ। और फिर वो ऑफिस में चिल्लाते हुए सूजी के बारे में सभी को बताने लगती है कि वो दूसरे के हस्बैंड को छीनने की कोशिश कर रही है। सूजी तो अपनी मॉम की सारी हरकतें देखकर काफी शॉक होती है और फिर वो उन्हें चिल्लाती है और स्टाफ सूजी की मॉम को पकड़ के यहाँ से लेके जाते हैं। फिर सूजी बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है और वो याद करती है कि जब वो विलेज से वापस से अपने घर पे रहने आई थी तब उसकी मॉम ने लिन को अडॉप्ट करी थी और वो उसकी काफी केयर करती थी और लिन सूजी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाती थी तो सूजी की मॉम उस पर बिलीव नहीं करती थी बल्कि लिन पर बिलीव करती थी और फिर लिन की मॉम सूजी को डांटती थी और लिन की काफी केयर करा करती थी। अब सूजी ये सारी चीजें सोचकर ही बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है, वो सोचती है कि आखिर वो मेरी सगी मॉम होकर मुझे हर्ट करने का क्यों सोचती रहती है और जी से इतना प्यार क्यों करती है। और वो बारिश में बस भीगे जा रही होती है और तभी अचानक से वो बेहोश होकर
गिरने वाली होती है और तभी सीचन यहाँ पहुँच जाता है और वो सूजी को गिरते हुए बचा लेता है और वो उसे अपने घर ले आता है और उसके पर्सनल डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट करवाता है। और डॉक्टर सीचन को बताता है कि उसे बस फीवर हो गया था और कुछ नहीं। फिर डॉक्टर के जाने के बाद सीचन सूजी को देखते हुए सोचता है कि आखिर मुझे क्या हो गया है, मैं तुम्हें देखकर इतना ज्यादा अपसेट क्यों हो रहा हूँ। मुझे तो बस तुम पर गुस्सा आना चाहिए क्योंकि तुम दोनों बच्चों को छोड़कर चली गई थी। तभी अचानक से सूजी की नींद खुल जाती है और वो सीचन को देखकर उसे पूछती है कि आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। फिर वो उठने की कोशिश करती है और सीचन उसकी हेल्प करता है तो सूजी कहती है कि मुझे टच मत करो। फिर सूजी अपना ड्रेस चेंज देखकर सीचन को चिल्लाने लगती है तो सीचन इसे बताता है कि ये ड्रेस मेरी मेड ने तुम्हारा ड्रेस चेंज करी है और वैसे भी इसमें तुम्हारी गलती थी। आखिर तुम ऐसे रोड पे क्यों बेहोश हो गई थी, अपना ख्याल रखना चाहिए ना। तो सूजी कहती है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं और वैसे भी मुझे कुछ काम है, मैं जा रही हूँ और अगली बार से तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें दोबारा से परेशान नहीं करूंगी। सीचन ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और सूजी से रूडली कहता है कि आखिर तुम मुझसे इस तरीके से बात कैसे कर सकती हो, मैंने तुम्हारी जान बचाया तो तुम्हें तो इसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए था। तो सूजी कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें थैंक्स कैसे करूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इस चीज का इस्तेमाल करते हुए मुझ पे एहसान लादना चाहते हो ताकि तुम मेरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सको। तो सीचन कहता है कि तुम तो बस एक छोटी सी असिस्टेंट हो, तो आखिर मुझे तुम्हारे ऊपर इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत पड़ेगी, तुम अपने आप को कुछ ज्यादा मत समझो। तो सूजी कहती है कि हाँ मैं तो कुछ भी नहीं हूँ और मुझे पता है कि तुम ये सब अपनी जी के पैर ठीक कराने के लिए कर रहे हो ना, तो चलो अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। ऐसा बोलकर सूजी यहाँ से जा रही होती है पर सीचन इसे पकड़ के रोकता है और इसे कहता है कि तुम इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों कर रही हो। क्या होता कि अगर मैंने जी के पैर ठीक कराने के लिए तुम्हें बचाया होता तो आखिर आज जो जी के पैर की हालत है वो तुम्हारी वजह से हुई थी, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इसका भरपाया करना चाहिए। और वैसे भी जी का पैर सिर्फ वो डिवाइन डॉक्टर ठीक कर सकती है और वो तुम नहीं हो। और वैसे भी मैं तुम जैसी रिस्पॉन्सिबल लड़की से कुछ एक्सपेक्ट कर भी कैसे सकता हूँ, तुम्हें अपने बच्चों की नहीं पड़ी तो ये सब की क्या पड़ी होगी। ये सुन के सूजी भी सोचती है कि आखिर वो क्या कह रहा है। फिर सीचन इसे कहता है कि वैसे ये मेरा घर है और मेरे घर में मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होता, ना तुम मेरी मर्जी के खिलाफ यहाँ पर आ सकती हो ना मेरी मर्जी के खिलाफ यहाँ से जा सकती हो। ये बोलकर सीचन अपनी मेड को यहाँ बुलाता है और उसे समझाता है कि सूजी को यहाँ वहाँ घूमने मत देना और फिर वो बाहर से रूम बंद करवा के सूजी को यहीं पर ही लॉक करवा देता है और ये बेचारी बस यहाँ से आवाज देने लग जाती है। और फिर सीचन जैसी बाहर आता है तो यहाँ पर उसका असिस्टेंट ये सब सुन रहा होता है कि सूजी अंदर से आवाज दे रही है। असिस्टेंट कहता है कि बॉस मुझे नहीं लगता कि ये सब सही है, आपको कुछ चीजें ठीक से क्लियरली एक्सप्लेन करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि वो जो डिवाइन डॉक्टर हमारे साथ बिजनेस डील करने के लिए मना कर रही है, इसका लेना देना कुछ सूजी के साथ होगा। इसलिए मुझे लगता है कि आपको मिस सूजी को ये बता देना चाहिए कि वो गलत समझ रही है कि आप मिस जी का पैर ठीक कराने के लिए उनसे बिजनेस डील कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और पक्का वो डिवाइन डॉक्टर मिस सूजी की बहुत ही अच्छी फ्रेंड होंगी और वैसे मुझे पता है कि आप मिस सूजी की इतनी फिक्र करते हैं, तो आपको उन्हें ये साफ कहना चाहिए। तो सीचन कहता है कि नहीं, मैं उसकी बिल्कुल फिक्र नहीं करता हूँ। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। असिस्टेंट सोचता है कि अगर आप उसकी फिक्र नहीं करते तो क्या आप मिस जी के लिए 3-3 डॉक्टर्स को यहाँ घर बुलाते। इन सारी चीजों से साफ पता चलता है कि आपको मिस सूजी की कितनी फिक्र है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सीचन जाओ और लिन के पास वापस आ जाता है और वो देखता है कि लिन का फीवर अब जा चुका है। तभी सीचन इन दोनों से कहता है कि मैं तुम लोग से पूछना चाहता था कि अगर मैं वापस से मम्मी के साथ रहना चाहूँ तो क्या तुम लोग इसके लिए एग्री करोगे। तो जाओ कहता है कि बिल्कुल भी नहीं और वो सोचता है कि कहीं डैड को मम्मी के बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया। और फिर वो जल्दी से सीचन को बहाना बना के समझाने लगता है कि डैडी ये बस फीवर की वजह से बार बार मम्मी का नाम ले रही थी और कुछ भी नहीं, और हम लोग मम्मी के साथ नहीं रहना चाहते और हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं डैडी। फिर सीचन दोनों को हक करके कहता है कि हाँ तुम लोग सही कह रहे हो, वैसे भी वही तुम लोग को पहले छोड़कर चली गई थी। और यहाँ दूसरी तरफ सूजी अपने बच्चों के लिए परेशान हो रही होती है और वो फोन और पर्स ढूंढने लगती है और सोचती है कि पता नहीं सीचन ने मेरा फोन कहाँ रख दिया है। और फिर सूजी जोर जोर से दरवाजा ठोकते हुए सीचन को आवाज दे रही होती है। और यहाँ जाओ नीचे मिल्क पी रहा होता है और वो अपनी मेड से पूछता है कि आखिर ये किस चीज की आवाज थी। तो मेड बताती है कि आपकी डैड की कोई गेस्ट आई हुई है, वही है ऊपर रूम में। फिर जाओ बहाना करता है कि अब मैं सोने जा रहा हूँ और आपको मुझे सोने आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद सो जाऊंगा। और फिर जाओ ऊपर रूम में आकर ढूंढने लगता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो मॉम की आवाज थी। और फिर वो सूजी को इधर उधर ढूंढने लगता है और तभी सूजी कैसे भी करके अपने पिन के जरिए लॉक खोल ही लेती है और सोचती है कि मुझे यहाँ पर कोई लॉक नहीं कर सकता। जैसे वो दरवाजा खोलती है तो जाओ इसकी तरफ टॉर्च करा हुआ होता है, तो सूजी उसे देख ही नहीं पाती है और जाओ यहाँ से भागने लगता है। तो सूजी इसे पीछे से जाता हुआ देखकर सोचती है कि लगता है ये सीचन का बच्चा है। फिर सूजी जल्दी से सीचन के रूम में आ जाती है और यहाँ पर इसे इसका फोन मिल जाता है
फिर ये बहुत ही खुश हो जाती है कि आखिरकार मैंने ढूंढ ही ली। तभी यहाँ पर सीचन का फोटो रखा होता है। सूजी इसे देखकर सोचने लगती है कि जब वो अब अच्छे से अपनी फैमिली में खुश है तो वो मुझे क्यों प्रवोक कर रहा है। तभी सूजी को सीचन की कार की आवाज आती है तो वो जल्दी से उसके लिए एक नोट लिखकर यहाँ से भाग जाती है। फिर सीचन जब रूम में आता है तो इसे बहुत ही गुस्सा आता है कि सूजी यहाँ से भाग गई, और सूजी ने जो नोट छोड़ के गई थी उसमें लिखा होता है कि अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। तभी सीचन देखते हैं कि यहाँ पर जो फोन रखा है वो सूजी का है और सूजी उसका फोन लेकर चली गई है। सीचन गुस्सा हो जाता है कि वो फिर से मुझसे बच के भाग गई और मेरा फोन भी लेके चली गई, अब तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर इसके बाद सूजी अपने घर पहुंचती है और वो यंग और शाह से कहती है कि सॉरी, मम्मी काफी ज्यादा बिजी थी काम में और तुम लोगों से मिलने नहीं आ पाई। तो यंग कहता है कि मामा परेशान मत हो, हम लोग आपकी फिक्र नहीं कर रहे थे क्योंकि हमें पता था कि आप काम में काफ़ी ज़्यादा बिजी होंगी। और फिर वो सोचता है कि जाओ ने तो मुझे पहले ही मैसेज करके बता दिया था कि आप डैडी के घर पे थी, तो आखिर हम कैसे आपकी फिक्र करते। फिर सूजी इन दोनों से पूछने लगती है कि वैसे मैंने जो तुम दोनों को ब्रेसलेट दी थी वो कहाँ पर है। तो शाओ तो पूछने लगती है कि मॉम आप कौन से ब्रेसलेट की बात कर रही हो, आपने हमें कोई ब्रेसलेट नहीं दी। तो यांग जल्दी से इसका मुंह बंद करता है और सूजी से कहता है कि मॉम जब हम लोग खेलने जा रहे थे ना तो मैंने सोचा कि वो ब्रेसलेट गुम हो जाएगा तो मैंने उसे अच्छे से रख दिया। तो सूजी कहती है कि ऐसी बात है क्या, जाओ फिर रूम में से ब्रेसलेट को लेकर आओ, मैं देखना चाहती हूँ। तो यांग एक्टिंग करने लगता है कि मॉम अभी मुझे नींद आ रही है तो मैं कैसे लाऊंगा। फिर शाओ भी नींद आने की एक्टिंग करने लगती है और दोनों ही कहते हैं कि मॉम हम लोग सोने जा रहे हैं। और फिर ये दोनों सूजी को गुड नाइट किस दे के जल्दी से अपने रूम के लिए भाग जाते हैं और सूजी बस इन लोग को आवाज देती रह जाती है और वो लोग भाग जाते हैं। फिर सूजी एक ब्रेसलेट को देख रही होती है और वो याद करती है कि जब वो सीचन के घर से निकल के भाग रही थी तभी उसे वो ब्रेसलेट वहाँ पर मिल गया था। फिर सूजी सोचने पड़ जाती है कि आखिर ये दोनों मुझसे झूठ क्यों कह रहे हैं, लगता है अब मुझे खुद ही पता लगाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि चारों बच्चे रेस्टोरेंट में मिलने जाते हैं और शाह इन लोग को बता रही होती है कि कल मम्मी ने ब्रेसलेट के बारे में पूछ ली थी और मैं तो पूरी कंफ्यूज हो गई। तो जाओ कहता है कि सॉरी, मुझे इस बारे में तुम दोनों को पहले ही बता देना चाहिए था। तो यंग कहता है कि इसीलिए तो हमने ये मीटिंग डिसाइड करें, हमें इसमें सभी को एक दूसरे को बता देना चाहिए जो हमें पता चली है। तभी जाओ कहता है कि मुझे तो लग रहा है कि अभी भी डैडी के दिल में मम्मी है, तो अब हमें उन दोनों को मिलवाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो यंग कहता है कि मुझे पता था कि तुम लोग भी यही बोलने वाले हो, इसलिए मैंने पहले से ही डीएनए टेस्ट रिपोर्ट करवा के आया हूँ और मुझे इससे ये पता लगा कि मम्मी को किसी ने झूठ बोल दिया था कि तुम दोनों मर चुके हो और इस वजह से ही हम लोग अलग हो गए। लेकिन अब इस चीज से ये कंफर्म हो जाएगा कि हम लोग डैडी मम्मी के ही बच्चे हैं। फिर ये चारों ऐसा भी डिसाइड करते हैं कि अगर डीएनए रिपोर्ट में कुछ और आया और ये लोग डैडी मम्मी के बच्चे नहीं निकले तो भी ये लोग अपसेट नहीं होंगे और डैडी मम्मी को उतना ही प्यार करेंगे। फिर ये लोग रिपोर्ट खोलने जा रहे होते हैं, तभी इतने में हम देखते हैं कि यहाँ पर सूजी पहुंच जाती है और वो सोचती है कि आखिर बच्चे यहाँ पर क्या करने आए हैं। और फिर सूजी जल्दी से इन चारों के पास आ जाती है और कहती है कि मैंने तुम सभी को रंगे हाथ पकड़ ली हूँ, चलो अब जल्दी से मम्मी के पास आओ और बताओ तुम लोग क्या कर रहे हो। फिर सूजी जब इन चारों को देखती है तो वो शॉक हो जाती है कि वो लोग कैसे सिमिलर दिख रहे हैं। वो कहती है कि ये कपड़े तो मैंने आज तुम दोनों को पहनाई थी और ये ब्रेसलेट मैंने तुम दोनों को दिया था। फिर सूजी सोचती है कि यानी उस नर्स ने उससे झूठ बोली थी कि उसके बच्चे मर चुके हैं। फिर सूजी इन लोग से कहती है कि यानी तुम लोग भी जिंदा थे और तुम दोनों भी मेरे ही बच्चे हो। और फिर सूजी रोने लग जाती है और सभी को हक करती है और कहती है कि तुम लोगों ने अब तक कितना ज्यादा सफर किया होगा और ये सब मेरी गलती है। और फिर सूजी यंग और शाह को चिल्लाती है कि अगर तुम लोग को इस बारे में पहले ही पता चल चुका था तो तुम लोगों ने मुझसे क्यों छुपाया। तो ये दोनों कहते हैं कि मॉम हम लोग कोई अच्छा टाइम ढूंढ रहे थे ताकि आपको ये सारी चीजें बता सके और यहाँ पर हम सभी मिलके डिसाइड करने आए थे कि हम सभी फैमिली एक कैसे हो सकते हैं। फिर लिन तो कुछ बोल ही नहीं पा रही होती है तो वो लिख के सूजी को दिखाती है। फिर सूजी कहती है कि अब जाके मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हारे थ्रोट में कुछ खराबी थी ही नहीं, तुम दोनों अपनी जगह रिप्लेस करा करते थे। फिर शाह कहती है कि मॉम क्या आप हमसे गुस्सा हो गई हो। तो सूजी कहती है कि आखिर मैं तुम लोगों से गुस्सा कैसे हो सकती हूँ। और वो लिन से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, देखना मैं तुम्हें एक दिन जरूर ठीक करके रहूंगी। और फिर सूजी भी इन लोगों के साथ बैठ जाती है और पूछती है कि चलो अब मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या चल रहा था। फिर यांग जाओ और लिन के बारे में सूजी को बताता है और कहता है कि हम सभी एयरपोर्ट पर सबसे पहली बार मिले थे। तो सूजी समझ जाती है कि फिर उसी दिन ही ये सभी एक्सचेंज हो गए थे। और फिर सूजी ये जान के शौक होती है कि इन दोनों का डैडी कोई और नहीं बल्कि सीचन है और सीचन के बच्चे कोई और नहीं बल्कि उसी के ही बच्चे हैं। फिर सूजी गुस्सा होने लगती है कि यानी सीचन ने मुझसे कितना सारा झूठ बोला है, उसी ने डॉक्टर्स को कहकर मुझे ये बताया कि मेरे बच्चे मर चुके हैं और चुपके से तुम दोनों को ले लिया और ये सब करके भी मुझसे कह रहा था कि मुझे अपने बच्चों की नहीं पड़ी। और फिर सूजी इन लोगों से पूछती है कि वैसे इस बारे में सीचन को पता चला कि नहीं। तो यंग कहता है कि ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि हम लोगों ने अब तक सीक्रेटली इस मिशन पे काम करे। तो सूजी कहती है कि तुम लोग सच में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो, तुम लोगों ने मेरे पीठ पीछे सीक्रेटली इतना सारा काम करे।
फिर ये सभी सूजी से पूछने लग जाती हैं कि वैसे मम्मी अब आप क्या करने वाली हो। तो सूजी इन लोग से कहती है कि वैसे तो मैं सोच रही हूँ कि मैं तुम सभी को एक साथ रखना चाहती हूँ, लेकिन जाओ और लिन मैंने तुम लोग का ख्याल नहीं रखी, तो अगर तुम अपने डैडी के साथ रहना चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जाओ कहता है कि मम्मी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हम लोग तो आपके साथ रहना चाहेंगे। फिर शाओ भी कहती है कि हाँ मम्मी, अगर आप डैडी के साथ नहीं रहना चाहती है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपके साथ ही रहेंगे। फिर सूजी इन लोग से कहती है कि अब तुम लोगों को मेरे सामने ऐसे छुपने की जरूरत नहीं है, और हाँ तुम लोग फिक्र मत करो, अगर सीचन मुझे तुम लोगों से छीनने की कोशिश करेगा तो मैं भी कस्टडी के लिए हार नहीं मानूंगी। फिर सभी बच्चे कहने लग जाते हैं कि मम्मी अगर आप डैडी को माफ़ कर दो और दोनों जन साथ हो जाओ तो कितना अच्छा रहेगा। ऐसा बोलते हुए सभी प्लीज़ करने लग जाते हैं और सूजी इन लोग की बातों से शॉक होती है। फिर सूजी इन लोग से कहती है कि देखो मम्मी और डैडी के बीच की लड़ाई बहुत ही बड़ी है, तो अगर मैं चाहूंगी भी ना तो भी तुम्हारे डैडी तो नहीं चाहेंगे। और सूजी अपने मन में सोचती है कि अब सीचन के पास जी है तो आखिर वो मेरे पास वापस क्यों आएगा। तो ये सभी कहते हैं कि मम्मी अगर आप नहीं मानोगी तो जाओ और लीन को जी को अपनी मॉम बनाना पड़ेगा, और वो लोग उसे मॉम कहेंगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा। तो सूजी कहती है कि तुम दोनों मेरे बच्चे हो तो आखिर तुम लोग दूसरे को मॉम क्यों कहोगे। तो ये लोग कहते हैं कि तभी तो मम्मी हम लोग कह रहे हैं ना, हमारी फैमिली को एक करने के लिए आपको भी थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और डैडी को माफ़ करना पड़ेगा। तो सूजी कहती है अच्छा ठीक है मैं कोशिश करूंगी, लेकिन अगर फिर भी सीचन और मैं साथ नहीं हुए तो क्या तुम लोग मेरे साथ रहोगे। तो ये सभी कहते हैं कि हाँ। फिर सूजी कहती है कि अच्छा ठीक है मैं सिर्फ तुम लोगों के लिए सीचन से बात करने के लिए तैयार हूँ। अब तभी इतने में सीचन की मोबाइल की रिंग बजने लगती है और सूजी देखती है कि ये उसका फ़ोन नहीं है। तभी वो कॉल उठाती है और कॉल पर कोई और नहीं बल्कि सीचन होता है, और वैसे कहता है कि फाइनली तुमने फ़ोन उठा ही ली। तो सूजी उसे चिल्लाने लगती है कि अगर कल तुमने मुझे ऐसे लॉक ना किया होता ना तो मैं कभी तुम्हारा फ़ोन गलती से लेकर ना आती। तभी सभी बच्चे इशारा करने लग जाते हैं कि मम्मी आप डैडी को ऐसे मत चिल्लाओ। फिर सीचन कहता है कि अब तुम जब भी फ्री होगी तो मुझे बता देना, क्योंकि मुझे कंपनी की कोऑपरेशन के लिए तुमसे कुछ बात करनी है। फिर असिस्टेंट सूजी को बताने लगता है कि हम लोग आपसे बात करना चाहते थे कि आपको कोई गलतफहमी ना हो, हम ये बिजनेस डील मिस जी का पैर ठीक कराने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो सूजी पूछती है कि ये तुम कह रहे हो या फिर सीचन कह रहा है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस जो भी कह रहे हैं मैं वही मैसेज आप तक पहुंचा रहा हूँ। तो सूजी मान जाती है और कहती है कि ठीक है फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट रेडी करके तुम्हें भिजवा दूंगी। फिर सीचन कहता है कि रुको मुझे एक और बात करनी थी, देखो मेरा फ़ोन बहुत ही महंगा है तो तुम जल्दी उसे लौटा देना। तो सूजी गुस्सा हो जाती है कि हाँ मुझे पता है, और वो कॉल कट कर देती है। और फिर सूजी इन सभी से कहती है कि चलो अब हम काम की बात करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूजी सीचन से मिलने के लिए डिनर पे गई होती है और वो उसका वेट करते हुए सोचती है कि मैंने कभी नहीं सोची थी कि मैं दोबारा कभी सीचन से मिलूंगी, और देखो आज मैं कैसे उसका वेट कर रही हूँ उसके साथ डिनर करने के लिए, ये कितना अजीब है। तभी सीचन यहाँ पहुँच जाता है और इसे कहता है कि मैं ट्रैफिक की वजह से लेट हो गया था और तुम इतनी जल्दी गुस्सा हो गई। तो सूजी कहती है कि मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर आने वाले नहीं हो। फिर वो इसे कॉन्ट्रैक्ट और इसका फ़ोन देने लग जाती है और कहती है कि अब तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दो, फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तो सीचन कहता है कि पहले मैं खाना खाऊंगा और फिर ही मैं साइन करूँगा। तो सूजी कहती है अच्छा ठीक है तुम खा लो, मैं वेट करती हूँ। तो सीचन कहता है कि नहीं तुम्हें भी मेरे साथ खाना पड़ेगा। तो सूजी को मानना ही पड़ता है और वो खाना खाने लगती है। तभी सीचन इसे कहता है कि तुम्हें याद है ये डिश तुम्हें कितनी पसंद रहा करती थी और तुम हमेशा बनाती थी। सूजी तो ये याद करके बहुत ही गुस्सा हो जाती है और इसे कहती है कि अगर तुम्हें पुरानी चीज़ों को याद करना है तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। तो सीचन जल्दी से इसे रोकता है और कहता है कि तुम्हारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने कितनी ज़्यादा सिंसियरिटी दिखाया हूँ, तो तुम कम से कम मेरे साथ खाना तो खा ही सकती हो। तो सूजी मान जाती है और कहती है कि लेकिन हम दोनों की रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही है, इसलिए मुझे ये सही नहीं लगा। तो सीचन कहता है कि तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, हम बस खाना खा रहे हैं और कुछ भी नहीं, और वैसे भी क्या तुम्हें तुम्हारा फ़ोन नहीं चाहिए। तो सूजी कहती है कि लाओ मुझे मेरा फ़ोन दो। तो सीचन कहता है कि अब मैं ये चीज़ तीसरी बार नहीं बोलना चाहता हूँ कि मुझे भूख लगी है, और फिर वो खाना खाने लगता है और सूजी को भी खाने बोलता है। फिर सीचन इसे वापस से बच्चों के बारे में पूछने लगता है। तो सूजी गुस्सा होती है कि एक तो इसने मेरे बच्चे छुड़ा है और बार बार मेरे सामने बच्चे बच्चे कहता रहता है, और सीचन सोच रहा होता है कि इसे अपने बच्चों की तो पड़ी है लेकिन मेरे बच्चे से इसे बिल्कुल भी प्यार नहीं है। फिर सूजी इसे कहती है कि लगता है बिजनेस डील एक बहाना है और तुमने मुझे बस यहाँ कुछ और बात करने के लिए बुलाया हो, तुम बस अलग अलग रास्ते ढूंढते रहते हो मुझे टॉर्चर करने का। तो सीचन इसे कहता है कि तुम मुझे ध्यान से देखो, तुम्हें क्या लगता है कि कौन किसको टॉर्चर कर रहा है, तुम मुझे और बच्चों को छोड़कर चली गई थी तो तुम्हें क्या लगता है। तो सूजी इसकी बातें सुनकर सोचती है कि एक तो इसने मेरे बच्चे को ले लिया और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है और खुद विक्टिम बन रहा है। तभी इतने में यहाँ पर सीचन की मॉम और जी आ जाते हैं और सीचन की मॉम सूजी को एक स्लैप लगाती है और उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बेटे को यहाँ पर आकर सेड्यूस करने की।
देखो, याद रखना कि मैं सीचन की शादी तुमसे दोबारा कभी नहीं करवाऊंगी। सीचन की वाइफ सिर्फ और सिर्फ जी बनेगी और कोई और नहीं। मैं तुम्हें उसकी पोजीशन चुराने नहीं दूंगी। फिर जी सीचन की मॉम के सामने एक्टिंग करने लगती है कि मॉम आप इसे इतना मत चिल्लाओ, शायद ये बस यहाँ पर बिजनेस डील की बातें ही करने आई होगी। तो सीचन की मॉम कहती है कि मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं है, आखिर कौन बिजनेस डील इतना इंटीमेटली करता है। और फिर सीचन की मॉम वापस से सूजी को एक और स्लैप लगाने जा रही होती है, पर सीचन उनका हाथ पकड़ के रोक लेता है। तो सीचन की मॉम से कहने लग जाती है कि आखिर तुम भूल कैसे सकते हो कि इसने क्या क्या हरकतें की थी। इसने जी को ढकेल दी थी और इसकी पैर की ये हालत करी थी, और तुमने तो मुझसे प्रॉमिस भी किया था ना कि तुम जी से शादी करोगे, तो आखिर तुम इस लड़के से मिलने यहाँ पर क्यों आए। चलो, मैं मानती हूँ कि तुम्हें जी की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है, लेकिन क्या तुम अपनी ग्रैंडमा की मौत भी भूल गए। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जी की ग्रैंडमा बहुत ही ज्यादा बीमार होती है, और फॉर्च्यून टेलर सीचन और उसकी मॉम को बता के जाता है कि उसकी ग्रैंडमा की मौत बैड लक की वजह से हुई है। घर में कोई ऐसा पर्सन है जिसकी वजह से बैड लक हो रहा है। फिर ये सारी चीजें याद करने के बाद सीचन की मॉम उसे कहती है कि देखा, तुम्हारी ग्रैंडमा की मौत इसी की वजह से हुई थी, और ये तो तुम्हें भूल भी गई, और इसके तो अब बच्चे भी है, तो आखिर तुम ये सारी चीजें भूल कैसे सकते हो। फिर ये सब सुनने के बाद सूजी हंसने लग जाती है, और ये देखकर सीचन की मॉम को गुस्सा आता है और वो इसे दोबारा से स्लैप मारने जाती है। तो सूजी इन्हें रोकती है और इन्हें ढकेल के कहती है कि आपको क्या लगता है कि आप मुझे बार बार स्लैप मारती जाएंगी और मैं बस सहूंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। फिर सीचन की मॉम उसे कहती है कि देखो, ये मुझे कैसे मार रही है। तो सूजी कहती है कि आप मेरी बेइज्जती करती जाएंगी तो क्या मैं मार भी नहीं सकती। और फिर सूजी सीचन से कहती है कि अब तुम भी मुझे चिल्लाना चाहते होंगे ना, और मैं सब समझ गई, तुमने मुझे यहाँ जानबूझ के बुलाया था अपनी मॉम से मेरी बेइज्जती करवाने के लिए। और फिर सूजी सीचन की मॉम से कहती है कि आप सुन लो, मैं आपके बेटे में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ और यही मेरे पीछे पड़ा है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरा पीछा छोड़ दे। ऐसा बोलकर सूजी यहाँ से चली जाती है, और ये सब देखकर जी को बहुत ही मजा आता है और वो सोचती है कि मेरा प्लान कामयाब हो गया, अब सीचन बिल्कुल भी सूजी के पास नहीं जाएगा। और तभी इतने में सीचन तो सूजी के पीछे जाता है और जल्दी से जाके उसे लिफ्ट पे रोक रहा होता है। तो सूजी से कहती है कि मेरे सामने एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुमने सच में अपनी मॉम और जी को यहाँ पर मेरी बेइज्जती करने के लिए बुलाया था। तो सीचन कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं नहीं जानता कि वो दोनों यहाँ पर कैसे पहुंचे। फिर सूजी कहने लगती है कि हम लोग अलग हो गए थे और मैंने सोच ली थी कि अब हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे, पर तुम वापस से मेरे पीछे पड़ चुके हो। पहले तुमने जी के लिए मुझे डिवोर्स दिया था और अब आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो सीचन बहुत ही गुस्सा हो जाता है और सूजी से कहता है कि तुमने ही जी के पैर की ये हालत की थी, जिसकी वजह से मुझे तुम्हारे अच्छे के लिए तुम्हें डिवोर्स देना पड़ा, क्योंकि सभी ने ये सब देख लिया था और ये बात फैल चुकी थी। तो सूजी कहती है कि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि तुमने ये सब मेरे अच्छे के लिए किया। अब तभी इतने में लिफ्ट खराब हो जाती है और लाइट बंद होने की वजह से सूजी तो डरने लगती है। तभी सीचन जल्दी से उसे हक करता है। सूजी से कहती है कि मुझे छोड़ो, पर वो नहीं छोड़ता और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर इसके बाद लिफ्ट रुकती है और वर्कर बताता है कि लिफ्ट खराब हो गई थी और मैंने जल्दी से सही कर दिया। फिर सीचन जल्दी से सूजी को लेके जाता है और डॉक्टर से उसका चेकअप करवाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूजी को जब होश आता है तो वो सीचन को अपने पास देखकर शॉक होती है कि क्या ये सच में मेरी केयर कर रहा था। फिर सीचन भी उठ जाता है और सूजी को बताता है कि वो 2 दिन से बेहोश थी। तो सूजी अपने बच्चों के बारे में फिक्र करने लगती है और जल्दी से मोबाइल उठाती है। तो सीचन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम किसे इतनी जल्दी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हो, कि आपने उस हस्बैंड को जो 2 दिन से तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं लगाया कि तुम कहाँ पर हो, उसे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। तो सूजी इसे कहती है कि तुम्हें तो बस जी की फिक्र है ना, तो आखिर तुम मेरी फिक्र क्यों कर रहे हो। अब तभी सूजी जैसे उठकर जाने लगती है तो सीचन इसे रोकने लगता है और वो इसके ऊपर ही गिर जाता है। तो सूजी से कहती है कि तुम मुझसे दूर रहा करो, अगर जी ने हमें ऐसे साथ देख ली तो वो गलत समझ लेगी, आखिर तुम दोनों की शादी जो होने वाली है। तो सीचन इसे बताता है कि मैं जी से शादी बिल्कुल नहीं करना चाहता, बल्कि वो इतने सालों से मेरे पीछे पड़ी हुई है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। सूजी तो ये सब सुन के शॉक होती है और पूछती है कि क्या तुम सच कह रहे हो। तो सीचन हाँ कहता है। फिर सूजी कहती है कि वैसे तो मुझे तुम्हारी और जी के रिलेशनशिप से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं हॉस्पिटल छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी जब तक मेरा ट्रीटमेंट नहीं हो जाता। फिर सीचन सूजी के ऊपर गिरने की एक्टिंग करता है और कहता है कि मैं 2 दिन से रेस्ट नहीं कर पाया, इसलिए मुझे चक्कर आ रहे हैं। और तभी हम देखते हैं कि जी बाहर से इन लोगों को देख रही होती है और उसे बहुत ही गुस्सा आता है। फिर ये एक नया प्लान बनाती है और वो पहुंच जाती है सीचन के ग्रैंडपा को मारने के लिए उनके हॉस्पिटल, और जाकर उन्हें ढकेल देती है और फिर उन्हें जल्दी से लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है और एक्टिंग करती है कि उसने तो उनकी जान बचाई है। फिर सीचन जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचता है और उसके ग्रैंडपा की नर्स से उसे पता लगता है कि उसके ग्रैंडपा को ढकेलने वाली कोई और नहीं बल्कि सूजी है। और सीचन को यकीन नहीं होता, वो कहता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो मेरे साथ हॉस्पिटल में थी। तभी सीचन को याद आता है कि जब उसकी नींद खुली थी तो सूजी वहाँ पर नहीं थी और वो कहीं चली गई थी।
फिर सीचेन नर्स से कहता है कि अगर तुम सच में उस लड़की को देख लोगी तो पहचान लोगी कि किसने ग्रैंडपा को ढकेली थी। तो ये कहती है कि हाँ। दूसरी तरफ सूजी तो अपनी फ्रेंड के साथ स्टूडियो में होती है और डिज़ाइन की तैयारी कर रही होती है। तभी यहाँ पर सीचेन नर्स के साथ पहुँच जाता है और नर्स सूजी को देखते ही सीचेन को बताने लगती है कि हाँ, यही वो लड़की थी जिसने ग्रैंडपा को ढकेली थी। फिर सूजी सीचेन से कहती भी है कि उसने ग्रैंडपा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है, पर सीचेन इस पर बिलीव नहीं करता और इसे डिवोर्स का कहकर यहाँ से चला जाता है। फिर सीचेन अपने ग्रैंडपा से मिलने हॉस्पिटल में होता है और तभी यहाँ पर सीचेन की मॉम उसे मना ही लेती है कि अब वो जी से शादी करने के लिए मान जाए, तो सीचेन हाँ कह देता है। फिर ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और सूजी को स्कूल से कॉल आती है। एक्चुअली में जाओ और लिन ने किसी बच्चों से झगड़ा कर लिए थे, जिसकी वजह से उस बच्चों के पेरेंट्स उन दोनों को स्कूल से निकलवा रहे होते। और टीचर सूजी से कहती है कि तुम जैसे गरीब लोग के बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ने लायक है ही नहीं, और वो ये बोलकर इन दोनों को निकल देती है। और फिर तभी यहाँ पर सीचेन पहुंच जाता है सूजी की हेल्प करने के लिए और वो उसके टीचर को चिल्लाता है। फिर इसके बाद सीचेन जब चारों बच्चों को एक साथ देखता है तो वो शॉक हो जाता है और सब समझ जाता है कि ये चारों उसके ही बच्चे हैं। फिर वो सभी को सूजी से छीन लेता है और उसे कहता है कि अब वो इन लोगों की कस्टडी भी ले लेगा, और ये बोलकर वो सभी को यहाँ से लेकर चला जाता है। और सूजी बेचारी कुछ कर ही नहीं पाती और वो बस उसे रोकती रह जाती है। फिर इसके बाद सूजी अपनी फ्रेंड के साथ उसके घर पे होती है और तभी यहाँ पर सीचेन का असिस्टेंट सूजी से मिलने आता है और वो सूजी को सीचेन और उसकी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग के बारे में बताता है कि सीचेन तो उसकी सच में बहुत ही केयर करता था और उसने बस अपनी ग्रैंडमा की वजह से उसे डिवोर्स दिया था, ना कि जी के पैर की वजह से। असिस्टेंट बताता है कि लेकिन उन्होंने जब आपको डिवोर्स दे दिया था उसके बाद उन्हें काफ़ी रिग्रेट फील हुआ था और वो हमेशा आपको ढूंढने की कोशिश करा करते थे। और फिर असिस्टेंट यहाँ पर सूजी को मना ही लेता है कि वो सीचेन के ऊपर ऐसे गिव अप ना करे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सीचेन और जी की शादी होने जा रही होती है और तभी यहाँ टाइम पे सूजी पहुँच जाती है और चारों बच्चे उससे कहते हैं कि मम्मी आप फाइनली यहाँ पर पहुँच ही गई। तभी सूजी की मॉम और सीचेन की मॉम सूजी को चिल्लाने लग जाते हैं कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है, और ये लोग गार्ड्स को कहकर सूजी को पकड़ के यहाँ से ले जाने के लिए कहते हैं। तो जूजी उन दोनों गार्ड्स को इंजेक्शन से बेहोश कर देती है और वो जी से कहती है कि अब तक तुमने मेरे ऊपर बहुत से सारे झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं, तो अब मैं नहीं सहूँगी। और फिर सूजी सभी को जी की असलियत दिखाने के लिए वो वीडियो दिखाती है। तभी यहाँ पर सीचेन की ग्रैंडपा आ जाते हैं और वो सूजी को इस शादी से दूर रहने के लिए कहते हैं। तो सूजी उनसे कहती है कि ग्रैंडपा मैंने आपको नहीं धकेली थी और मैं ऐसा कर भी कैसे सकती हूँ। सूजी यहाँ पर सभी से कहती है कि वो तो अच्छा हुआ मुझे ये वीडियो मिल गया, नहीं तो मैं कभी अपनी इनोसेंस प्रूफ कर ही नहीं पाती। फिर जी के बारे में सभी को पता लग जाता है और वो कहती है कि लेकिन ग्रैंडपा को तो तुमने धकेला था, तो आखिर इस वजह से सीचेन तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। तभी इतने में सूजी की फ्रेंड और असिस्टेंट मिलके जी के ऊपर कुछ गिराने की कोशिश करते हैं ताकि वो भाग कर दिखाए, और जैसी जी भागती है तो सभी को पता लग जाता है कि उसके पैर तो पूरे ठीक है। फिर सूजी सभी से कहती है कि ग्रैंडपा को जिसने मारने की कोशिश किया था वो कोई और नहीं बल्कि ये जी है। तभी ग्रैंडपा बताते हैं कि मैं तो बस एक्टिंग कर रहा था और मुझे पूरा बिलीव था कि सूजी ने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं तो यहाँ पर सूजी की हेल्प करने आया था, पर ये तो खुद इतनी अमेजिंग निकली कि सारी सच्चाई पता लगा ली। और फिर ग्रैंडपा अपनी नर्स को यहाँ पर बुलाते हैं जो कि सारा सच बता देती है कि जी ने उसे पैसे देती झूठ बोलने के लिए कि सूजी ने ग्रैंडपा को ढकेली, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। और फिर सीचेन ये सारा सच जानने के बाद गार्ड्स को बुलाकर जी को अरेस्ट करवाता है और वो सभी गेस्ट को यहाँ से जाने के लिए कहता है कि अब वेडिंग सेरेमनी और कंटिन्यू नहीं हो सकती। तभी सूजी अपने ऊपर की ड्रेस उतार के अपनी वेडिंग ड्रेस सभी को दिखाती है और सीचेन को प्रपोज करते हुए कहती है कि हम दोनों के बीच में अब तक बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो क्या तुम फिर से मुझसे शादी करना चाहोगे। तो सीचेन इसे कहता है कि सूजी तुम क्या बकवास कर रही हो, आखिर ये सारी मेरी लाइन्स थी, तुम मेरी लाइन्स कैसे चुरा सकती हो। सूजी तो सुन के शौक हो जाती है कि सीचेन मजाक कर रहा था। फिर सीचेन डिवोर्स अग्रीमेंट दिखाते हुए बताता है कि मैंने तो इस पर कभी साइन किया ही नहीं था, तो हम दोनों हमेशा से ही लीगल कपल थे। और फिर सीचेन फाइनली सूजी को रिंग पहना ही देता है और फिर दोनों ही किस करते हैं और ये देखकर चारों बच्चे ही बहुत ही हैप्पी होते हैं। और इसी के साथ ही हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है। आई होप आप सभी को ये ड्रामा बहुत ही पसंद आया होगा।